मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, कक्षा 5वीं में जिस बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। और बच्चों, ये सब बात कर रहे हैं परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का पाठ है चौथा पाठ, विकासवाद भाग 2, द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, विकासवाद भाग 1 यानी इवोल्यूशन, इस बच्चों द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा। बच्चों, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों इसी चैनल पर उपलब्ध है। विकासवाद भाग 1 आप पढ़ने के बाद इस भाग को पढ़ेंगे यानी दूसरे भाग को पढ़ेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जिस बच्चों, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लीजिए। जिस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं चौथा पाठ, विकासवाद भाग 2, द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 2 हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम जब विकासवाद की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के से लेकर के अब तक जो ये मनुष्य ने विकास किया है, यानी मनुष्य के साथ साथ बच्चों हम संपूर्ण जीव जगत की बात करते हैं, यानी पृथ्वी पर विकास की तमाम चीज़ों की अगर बात करते हैं तो विकास की अवधारणा जो कि बहुत विस्तृत है, तो द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन अर्थात जो विकास की अवधारणा की बात कर रहे हैं यह बहुत विस्तृत है। तो इसके संदर्भ में आज जो पिछली बार हमने अध्ययन किया था उसके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, तो बच्चों पिछली बार हमने देखा था विकास शब्द का सामान्य अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। तो बच्चों, पृथ्वी पर लगातार परिवर्तन यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जिस परिवर्तन लगातार परिवर्तन होता चला आ रहा है, तो निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, जब हम विकास की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये परिवर्तन लगातार चलता रहता है, सतत चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। तो विकास की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें बच्चों, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो तमाम परिवर्तन हुए हैं पृथ्वी पर या सजीवों में, तमाम परिवर्तन हुए पूरे पृथ्वी की अगर बात करें, तो वो उस परिवर्तनों की अगर बात करें, वो परिवर्तन अब तक होते आए हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहने वाले हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। विकास की हम बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण। बच्चों, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय अर्थात एडजस्टमेंट, और अपने अस्तित्व को यानी जो अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अस्तित्व उसको बनाए रखने के लिए शरीर में शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन हुए, यानी कुछ प्राणियों ने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ अपने आप को समन्वय किया और अपने अस्तित्व को बनाए रखा, इसीलिए क्योंकि उसने अपने शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन यानी आंतरिक परिवर्तन किए। और बच्चों, इसी क्रम की अगर बात करें, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन महोदय को देख पा रहे हैं, जिन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को, जो चार्ल्स डार्विन महोदय वैज्ञानिक, जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से चार्ल्स डार्विन महोदय जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द डिसेंट ऑफ मैन, यानी तमाम प्रजातियों की जो उत्पत्ति के संदर्भ में या मानव के अवतरण के संदर्भ में इन्होंने जो विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से स्पष्टता के साथ पहली बार विकासवाद को बताने का श्रेय चार्ल्स डार्विन महोदय को जाता है बच्चों। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चार्ल्स डार्विन महोदय को देख पा रहे हैं। तो बच्चों,
यस, कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करते हैं। तो बच्चों, समय के साथ इस प्रकार आगे चल करके मूल प्राणी वर्ग से कुछ भिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। और बच्चों, हमने ये भी देखा था कि कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती है। विकास की अवधारणा हमने कहा कि पहली बार स्पष्टता के साथ चार्ल्स डार्विन महोदय इन्होंने प्रस्तुत की थी, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित रहती है और इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। इस विकास की उदाहरण हमने भी देखा कि कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है और उससे विकसित प्रजाति जो है वो और अधिक विकसित प्रजाति उससे आगे निकल करके आती है। ये भी देखा गया। विकास की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें बच्चों, जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय करने में सक्षम होती हैं उनका अस्तित्व बना रहता है, और जो प्रजातियां ऐसा नहीं कर पाती हैं वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। बच्चों, हमने उदाहरण दिया था, यस को आपको याद होगा, हमने जिराफ का उदाहरण दिया था कि किस तरह से उसने बदलते पर्यावरण में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने जो प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल रहा। इसलिए धीरे धीरे जिराफ की जो गर्दन थी पहले इतनी लंबी नहीं थी, ऐसा माना जाता है कि उसने अपने आप को बदला और धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई, राइट। तो इसलिए वो उसका अस्तित्व बना रहा। जिराफ की हम बात कर रहे हैं बच्चों। हमने चर्चा की थी कुछ डायनासोर्स की, जो कि बच्चों अचानक पृथ्वी पर जो है आए बदलाव के कारण जो है ये अपने आप को समन्वय नहीं कर पाए और इस तरह के तमाम प्रजातियां जो डायनासोर की थी धीरे धीरे वो प्रजातियां लुप्त हो गई, गायब हो गई। डायनासोर की कुछ प्रजातियों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। तो आइए बच्चों, हमने कहा था कि हम आज विस्तार से अर्थात पार्ट 2 में प्राणियों के विकास के चरण द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स विस्तार से देखने वाले हैं। तो सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोषीय आदिजीव से हुआ। पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति जब हम अध्ययन कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि किस तरह से शुरू में ये एक कोषीय आदिजीव वो पृथ्वी पर आए और धीरे धीरे आदिजीव से बहुपेशीय संरचना वाले सजीव उत्पन्न हुए और धीरे धीरे उनका विकास होता गया, पृथ्वी पर वे धीरे धीरे बढ़ते गए। तो प्राणियों के विकास के चरण द स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इसमें दो प्रकार से हम देखेंगे प्राणियों के विकास के चरण को। जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे दो रूप में देखते हैं। पहला होता है अपृष्ठवंशीय सजीव, जिसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और दूसरा है पृष्ठवंशीय सजीव, जिसे वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो आइए हम एक एक करके देखने वाले हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणियों के विकास के चरण में द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले हम देखेंगे अपृष्ठवंशीय सजीव यानी इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या होते हैं? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दाहिनी ओर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसे कहते हैं अपृष्ठवंशीय सजीव, यानी वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे घोंघा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इनके शरीर में यानी घोंघा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसके शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अपृष्ठवंशीय सजीव कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, राइट बच्चों। तो ध्यान रखिए, इस तरह के तमाम सजीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें अपृष्ठवंशीय सजीव अर्थात इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे समझेंगे। प्राणियों के विकास के चरण की बात कर रहे हैं बच्चों, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे पृष्ठवंशीय सजीव। यस बच्चों, पृष्ठवंशीय सजीव। तो चलिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पृष्ठवंशीय सजीव। बच्चों, पृष्ठवंशीय सजीव क्या होते हैं? जिन्हें इंग्लिश में वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। बच्चों, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। यस, अगर एक्वाटिक की बात करें, जैसे जलचर की बात करें, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मछलियों को आप देख पा रहे हैं। जिस अगर मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें, इस तरह के मानव भी जो है किस में आएगा? यस, मानव की भी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स में आएगा। तो इस तरह जिनकी भी रीढ़ की हड्डियां होती हैं उन्हें पृष्ठवंशी सजीव कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस,
पृष्ठवंशीय सजीव यानी वर्टिब्रेट्स, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो प्राणियों के विकास के चरण, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, हम पढ़ रहे हैं। यस बच्चों, तो अगर हम उसी क्रम में देखें, उभयचर की बात करें यानी द एम्फीबियंस की बात करेंगे, उभयचर की बात करें। उभय का मतलब होता है दोनों, अर्थात जो जल में भी और थल पर भी, यानी दोनों ही जगह। उभयचर का मतलब ही होता है बच्चों दोनों जगह, यानी जो जल में भी और जो थल पर भी, स्थल पर भी, ये दोनों जगह ही रह सकता है, जीवित रह सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करें तो ये जो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये आपने पहचान लिया होगा इसे, ये है मेढक, राइट बच्चों। तो जल में और भूमि पर यानी स्थल पर विचरण करने वाले, यस, जैसे मेढक की बात करें तो जल में और भूमि पर विचरण करने वाले इस तरह के ऐसे जो प्राणी होते हैं जिन्हें उभयचर अर्थात एम्फीबियंस कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिए, जल में और स्थल पर दोनों ही जगह विचरण करने वाले ऐसे प्राणियों को एम्फीबियंस कहा जाता है। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों जब पक्षी वर्ग की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, तो विविध प्रकार के ये पक्षी जो है वो पर्यावरण में मौजूद हैं। तो स्क्रीन पर आप कुछ पक्षियों को आप देख पा रहे हैं। अगर पक्षी वर्ग की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ रेंगने वाले प्राणी, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स की बात करते हैं। तमाम, चाहे आप देखेंगे, आप चाहे छिपकली की बात करें, राइट, इस तरह से बिस्कुपड़ा होता है, इस तरह से तमाम रेप्टाइल्स होते हैं जो कि जमीन पर जो है बच्चों वो रेंग कर चलते हैं, जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में स्क्रीन पर आपके रखा हुआ है एक सांप, स्नेक जिसे कहते हैं, तो स्नेक को आप देख पा रहे हैं। ये रेप्टाइल्स अर्थात रेंगने वाले प्राणियों की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्नेक यानी सांप, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें रेंगने वाले प्राणी या इंग्लिश में इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सस्तन प्राणी यानी जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, राइट। तो चलिए हम देखेंगे मैमल्स कौन होते हैं। बच्चों पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। यानी जब पृष्ठवंशीय सजीवों की बात होती है बच्चों, तो उस प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब हम सस्तन प्राणी की बात करते हैं तो इस तरह का उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर है, यानी सस्तन प्राणी जिन्हें मैमल्स कहते हैं, राइट। तो जैसे जिस बच्चों गाय की बात करें, भैंस की बात करें, बकरी की बात करें, राइट, इस तरह से तमाम जो सस्तन प्राणी है उसमें अगर हम उस रूप में देखें, जैसे जब हम बात करते हैं बच्चों पृष्ठवंशी सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का, राइट। ध्यान रखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैमल्स आप देख पा रहे हैं, ये सस्तन प्राणी इन्हें कहा जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों ध्यान से आगे समझिए, आगे देखिए। सस्तन प्राणी मैमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं इस बच्चों, तो गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर मां का उस शिशु को जन्म देना, यानी ये सस्तन प्राणी जो मैमल्स होते हैं बच्चों, गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर मां का उस शिशु को जन्म देना। बच्चों जिस तरह से जैसे हम लोग भी पैदा हुए, हम लोग भी बच्चे थे, राइट, तो हमें हमारी माँ ने जन्म दिया है। तो इस तरह से हम मैमल्स की जो बात कर रहे हैं बच्चों, जो सस्तन प्राणी बात कर रहे हैं, ये से आपको ध्यान से समझ लेना है। तो जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना। इस बच्चों जब हम मैमल्स की बात करते हैं, सस्तन प्राणी की बात करते हैं, तो जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक
माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होता है, यानी वो धीरे धीरे पलता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा, हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये मैमल्स की बात कर रहे हैं, यानी सस्तन प्राणी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो जब सस्तन प्राणियों की विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी तो आपको ध्यान से लिखना है कि गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, राइट। तो ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे हम बढ़ लेते हैं। यस बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं बतख चोचू, यानी जिसे प्लेटिपस कहा जाता है। तो बच्चों, बतख चोचू, प्लेटिपस सस्तन प्राणी तथा चींटी खाऊ एंटेटर, यस एंटेटर प्राणी की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद है। यद्यपि ये प्राणी सस्तन होते हैं फिर भी अंडे देते हैं, राइट। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? इसके पहले हमने ये पढ़ा कि जो सस्तन प्राणी होते हैं, राइट, हमने देखा कि जो सस्तन प्राणी होते हैं, ये जैसे हमने गाय की बात करी, भैंस की बात की, बकरी की बात की, यस बच्चों, तो यह क्या होते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, यस, छोटे छोटे शिशुओं को जन्म देते हैं, यस बच्चों। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यानी बतख चोचू की हम बात कर रहे हैं, और ये देखिए स्क्रीन पर बतख चोचू, जिन्हें इंग्लिश में प्लेटिपस कहा जाता है, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो बतख चोचू है बच्चों, ये प्लेटिपस, इसकी हम जो बात कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या कहा? जो बतख चोचू है, जो प्लेटिपस है, ये सस्तन प्राणी होता है, और जो एंट ईटर चींटी खाऊ होता है वह भी सस्तन प्राणी होता है। लेकिन बच्चों, ये इसके एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे नहीं देते बल्कि ये अंडे देते हैं, जबकि ये सस्तन प्राणी हैं। तो बच्चों, ये क्या है? इनके अपवाद हैं, इन्हें एक्सेप्शन कहा जाता है, अपवाद कहा जाता है, राइट। तो चलिए ध्यान रखिए, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बतख चोचू, जिन्हें प्लेटिपस कहा जाता है। तो बच्चों, ये सस्तन प्राणी होता है लेकिन फिर भी ये अंडे देता है, राइट। तो आप ध्यान रखिए, ये इसके किस में है? अपवाद में है। सस्तन प्राणियों में ये अपवाद है क्योंकि ये बच्चे न दे करके अंडे देता है। एक उदाहरण और हमने इसकी चर्चा की, ये स्क्रीन पर देखिए, जो चींटी खाऊ जिसे एंटीटर कहा जाता है, ये भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो ये भी जो चींटी खाऊ है, एंटीटर है, ये भी सस्तन प्राणी होता है, लेकिन ये भी बच्चे नहीं देता बल्कि ये अंडे देता है। तो इस तरह से प्लेटिपस और ये जो चींटी खाऊ है, एंटीटर, यानी सस्तन प्राणियों के एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये है चींटी खाऊ अर्थात एंटीटर। आइए बच्चों, मानव सदृश बानर यानी एप्स की बात करते हैं। तो मानव सदृश बानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला बानर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसी को एप बंदर कहते हैं, इसी को एप बंदर कहते हैं, एप, APE, राइट। तो मानव सदृश का मतलब मानव के समान बानर, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो मानव सदृश बानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर है, इसी को एप बंदर कहते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम एप की जब बात करें, मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। तो बच्चों, मानव सदृश जो वानर प्रजातियों की बात करें तो ये मुख्यतः पेड़ पर ही रहते थे। ये कभी कभी ये जमीन पर भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर ये पेड़ पर ही रहते थे। मानव सदृश वानर, इस प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। आइए हम आपको दिखाएं। तो देखिए, मानव सदृश वानर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, अतः उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही रहा। परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हमने समझा कि घास वाले क्षेत्र में ये कुछ वानर जो है, उनकी प्रजातियां जो है वे भूमि पर रहने लगी थी, राइट। और देखा आपने कि
जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, लेकिन जो धीरे धीरे प्रजातियां जो है वो घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना पसंद की और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होने लगा। राइट, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, भूमि पर रहने वाली प्रजातियां विकसित होती गई और उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव प्रजाति अस्तित्व में आई। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ इस मानव सदृश जो ऐप थे जो वृक्षों पर ही रहे, उनमें तो परिवर्तन नहीं हो पाया, लेकिन बच्चों जो प्रजातियां मानव सदृश जो ऐप थे वे घास में के मैदानों में आई और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता गया और विकास के क्रम की बात करें तो धीरे धीरे वे मानव की प्रजाति में अस्तित्व में आई, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। ये ध्यान रखिए, जो कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ऐसा सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ ऐसा माना जाता है और उसी मानव को हम आदि मानव जिसे प्रिमिटिव मैन कहा जाता है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, जो सबसे पहले मानव की बात करते हैं जिसे आदि मानव कहा जाता है, प्रिमिटिव मैन कहते हैं, और आदि का मतलब ही होता है बच्चों प्रारंभ या शुरू, इसीलिए आदि मानव प्रिमिटिव मैन के रूप में जाना जाता है। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर हम आपको प्राणियों के विकास की जो लिस्ट है वो दिखा देते हैं। प्राणियों का विकास, यस, तो ध्यान से आप समझते जाइए। प्राणियों के अगर विकास की बात करें तो प्राणियों के विकास में आप देखिए सजीव, और सजीव में देखिए इसके दो प्रकार, एक अपृष्ठवंशी और एक पृष्ठवंशी। राइट, तो अपृष्ठवंशी अर्थात जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वे अपृष्ठवंशीय सजीव होते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं अपृष्ठवंशीय? ये इनवर्टिब्रेट से कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये देखिए बच्चों, कृमि, ये तमाम प्रकार के जो कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, वे क्या होते हैं? अपृष्ठवंशी होते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब देखिए जैसे घोंघा हो, मच्छर हो, तिलचट्टा हो, इस प्रकार के तमाम जो है इंसेक्ट्स या तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं, राइट, वे जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें अपृष्ठवंशी सजीव कहा जाता है। अब बच्चों हम पृष्ठवंशी की ओर आ जाते हैं, इस ओर आ जाते हैं, ये वर्टिब्रेट्स की ओर देखें तो जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। राइट, तो ऐसे पृष्ठवंशीय जो सजीव हैं, जैसे जलचर, जल में रहने वाले भी हैं, उभयचर अर्थात जल में और स्थल दोनों जगह रहने वाले हैं, रेंगने वाले तमाम जो प्राणी हैं वे, और सस्तन प्राणी अर्थात मैमल्स हैं जिनकी संख्या ये सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक का तात्पर्य यहाँ बच्चों प्रमुखता की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने पाठ में की भी थी। तो इस तरह से पृष्ठवंशी जो अर्थात वर्टिब्रेट्स की हम जो बात करें जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ये तो ऐसे जलचर, उभयचर, रेंगने वाले और मैमल्स अर्थात सस्तन प्राणी की हम बात करते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट रखिए। ओके, प्राणियों के विकास की हम बात करें तो चलिए बच्चों अब यहाँ अभ्यास कर लेंगे हम। सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। चलिए अपना उत्तर आप टैली कीजिए, आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों, पृष्ठवंशी सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। तो चलिए अपना उत्तर मिला लीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो चलिए आगे चलेंगे, कथन और देखेंगे। सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। मानव सदृश बानर प्रजाति मुख्यतः इसका निवास पेड़ पर ही था। मानव सदृश बानर प्रजाति निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। इस बच्चों तो आपको याद आ गया होगा, इसकी भी चर्चा हमने की थी। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। मानव सदृश बानर प्रजाति निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। आए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, एक कथन और ले लेते हैं लास्ट में। तो चलिए सत्य या असत्य बताना है, यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। मेढक केवल जल में विचरण करने वाला जीव है। याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। मेढक केवल जल में विचरण करने वाला जीव है, तो क्या ये कथन सत्य है? ये आपको याद आ गया होगा। तो ये कथन असत्य है। तो बच्चों इसको सत्य करके लिखेंगे कैसे? मेढक जल में व भूमि दोनों जगह विचरण करने वाला जीव है।
तो इस तरह से इसे सत्य करके लिखना है। यस बच्चों, तो यह कथन असत्य है, यानी मेढक केवल जल में विचरण करने वाला जीव है, यह कथन असत्य है। तो इसको सत्य करके कैसे लिखेंगे? मेढक जल में व भूमि दोनों जगह विचरण करने वाला जीव है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।